हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग द हिंदू डिस्कस करने वाले हैं और आज की डेट है आपकी 27 जुलाई। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि आज साइंस एंड टेक के ज़्यादा आर्टिकल्स रहते हैं और उसके साथ इन्वायरमेंट के भी। तो हम लोग देखते हैं कि आज के आर्टिकल में है क्या क्या। ठीक है, तो देखो, आज हम पढ़ेंगे अल्टर मैग्नेट्स के बारे में, टोमेटो के बारे में, एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम के बारे में। अल्टर मैग्नेट आपका द हिंदू के पेज नंबर 10 में दिया है। एंड द वर्च्यूज ऑफ टोमेटो ये पेज नंबर 10 में दिया है आपका। एंड एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि क्यों जो है रिन्यूएबल एनर्जी को अगर हम बढ़ाएं तो अकेले ये क्यों सफिशियंट नहीं है क्लाइमेट क्राइसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड ये आया था आपका इंडियन एक्सप्रेस डिजिटल में। सी रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये हर साल एवरी ईयर मेंस में एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो आता ही है, नहीं तो आप पेपर उठा के देख लो। एंड प्रीलिम्स में भी जो है कोई भी स्कीम्स अगर है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, जैसे प्रधानमंत्री कुसुम योजना हो गई या कोई भी, काफी बार पूछी जा चुकी है। इवन आपका यूपीएससी में भी, सीडीएस एनडीए में भी, और यूपीएससी जितने एग्जाम करवाती है उसमें जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है। व्हाट स्टार्टअप 20 प्रोवाइड द वर्ल्ड। तो स्टार्टअप 20 आपका है क्या? आपने जो है फॉर्च्यून 500 का नाम सुना है, ग्लोबल फॉर्च्यून 500 का? ठीक है, ये पहले जो है सीडीएस में आ चुका है। सेम वैसे ही हमें स्टार्टअप 20 के बारे में जानना चाहिए। इंडिया मालदीव रिलेशन बायलैटरल रीसेट। तो अभी आपको जैसा कि पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो एज अ चीफ गेस्ट गए हैं मालदीव के इंडिपेंडेंस डे में। तो उसकी कहानी क्या है हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो आर्टिकल हम शुरू करते हैं। पहला, अल्टर मैग्नेट। ठीक है, तो इसमें आपको जानना क्या है। देखो, आपको ये पता होगा कि जब यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछती है तो आपको इस आर्टिकल से जरूरी ये है कि आपको, जैसे अल्टर मैग्नेट आर्टिकल है आपका, अल्टर मैग्नेट चार्ज कैरियर चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो अल्टर मैग्नेट होते क्या है, इनकी सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट आपके क्वेश्चन ना गलत हो। अच्छा, हम ये कैसे मान सकते हैं कि इससे क्वेश्चन आएंगे ही, क्योंकि देखो कार्बन नैनो ट्यूब पे क्वेश्चन आ चुका है 2020 में। ग्राफीन पे भी 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो कुछ भी जो साइंस में अगर न्यू डिस्कवरी होती है, एक तो ये बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि केवल दो प्रकार के अभी तक हमें मैग्नेटिक मटेरियल पता थे। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं अगर उनको नहीं पता होगा तो अ, वो भी आज पता कर ले कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो वो केवल दो प्रकार के थे। अब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक तीसरा प्रकार, जिसका क्या नाम है, अल्टर मैग्नेट। तो वो दो प्रकार कौन से थे आपके? एक होता है फेरोमैग्नेटिक और एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो पहले तो आप ये जान लो कि अल्टर मैग्नेट्स होते क्या हैं। तो देखो, अल्टर मैग्नेट्स, एक हमने अभी बताया कि अल्टर मैग्नेट्स एक नया न्यूली डिस्कवर्ड मैग्नेटिक मटेरियल है जो दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेट एंड एंटी फेरोमैग्नेट, दोनों लेके चलता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छा फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं और एंटी फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, फेरोमैग्नेट का मतलब ये होता है, फेरोमैग्नेट या फेरोमैग्नेटिज्म ये प्रॉपर्टी होती है। तो कौन से मटेरियल आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाएंगे? वो मटेरियल जो, जिन्हें अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। जैसे होता है आपका लोहा, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी अगर किसी मटेरियल को आप बाहर से, आप कोई मैग्नेटिक फील्ड दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र दीजिए, तो उसके अंदर भी क्या आ जाए, उस मटेरियल के अंदर चुंबकीय गुण आ जाए,
तो ये आपका क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इवन अगर आप इस फील्ड को हटाएंगे ना, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है अगर आप इसको हटा देंगे तो भी इस मटेरियल में क्या है, आपका फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बनी रहेगी। जैसे लोहा, लोहे देखो, लोहे को अगर हम देखते हैं, आप इसको चुंबक के पास लेके जाइए तो चुंबक मैग्नेट होता है, ठीक है। तो चुंबक की वजह से वहां जो है चुंबकीय क्षेत्र होगा, जहां पे भी चुंबक होगा वहां उसका क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो लोहा क्या होता है, चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, फेरोमैग्नेटिक। एंड इवन जब हम चुंबक को हटाएंगे तो भी इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपका हो गया फेरोमैग्नेटिज्म। अब हमें जानना है कि आपके एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि ये वो मटेरियल होते हैं, अगर हम उन्हें जो है किसी भी एटॉमिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो जो उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर एटम में होते हैं तो उनकी दो स्पिन होती है, ये दोनों स्पिन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन है तो ये क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को कैंसल कर देंगे। तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अगर यहाँ देखो स्पिन केवल एक डायरेक्शन में होगी तो वहां मोमेंट हो रहा है, लेकिन ये क्या है, अपोजिट का मतलब ये जो है नेट इसका मैग्नीट्यूड है जीरो। जैसे हम लोग कहते हैं ना प्लस जी और माइनस जी जीरो हो गया, तो उसी तरह इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन से यहाँ जो प्रॉपर्टी होती है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक मटेरियल की, वो जीरो हो जाती है। तो अल्टर मैग्नेट्स वो होते हैं जिनके पास फेरोमैग्नेटिज्म भी रहती है, कि वो आपके एक आयरन की तरह भी प्रॉपर्टी रख रहे हैं, और दूसरा ये किस तरीके की प्रॉपर्टी रख रहे हैं, आपके एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की। और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में जैसे आपका एग्जांपल होता है मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, तो अ, इसको प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय कहते हैं हिंदी में। नहीं, ये फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, आपका लौ चुंबकीय होता है, और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रति लौ चुंबकीय होता है। ठीक है, तो बस इसमें आपको ये जानना है कि अल्टर मैग्नेट्स होते क्या हैं। अल्टर मैग्नेट्स वो होते हैं जो जिसमें यूनिक प्रॉपर्टी होती है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं कि अगर हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं और वो पूरा प्रॉपर्टी ले लेता है तो उसे हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जैसे आपका लोहा हो गया। और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म हमने बताया कि अगर आप किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे हैं और वहां पे इलेक्ट्रॉन के स्पिन एक दूसरे से कैंसल हो गए, ठीक है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की। और ये तीसरा अभी तक पता था कि दो थे, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, एक एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब तीसरा भी पाया गया है जिसका नाम है अल्टर मैग्नेट, जो इन दोनों प्रॉपर्टी को रखता है। बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें अ, बाकी ये पी टाइप कंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो देखो इसमें हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में हल्का मतलब थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। पता क्यों होना चाहिए, देखो ये जो अल्टर मैग्नेट पाया गया है ना, एक हमने देखा कि फेरोमैग्नेट था, एक एंटी फेरोमैग्नेट था, एक ये जो आपका अल्टर मैग्नेट पाया गया है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल जो आपके कंडक्टर्स होते हैं उनमें या तो चार्ज जो होता है, ठीक है, जो आवेश होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में होता है, या होल्स के माध्यम से होता है जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होता है। ये सब यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिन लोगों को जियो साइंटिस्ट या इस तरीके के एग्जाम देने हैं यूपीएससी के साइंटिस्ट वाले, वो देख सकते हैं। तो देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पहले तो देखो सेमीकंडक्टर क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए ना, अर्धचालक। एक होता है आपका कंडक्टर, एक होता है आपका इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब होता है आपका सुचालक, और इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक। तो जहां इलेक्ट्रॉन आपके इजिली मूव करते हैं वो आपका होता है सुचालक, और जहां नहीं मूव करते, जैसे आपका हो गया लकड़ी, वो क्या होता है, इंसुलेटर, कुचालक। लेकिन सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये जो है आपका कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें अगर हम कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दें तो यहाँ पे जो है उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कुछ आपके सेमीकंडक्टर जो यूपीएससी में पहले पूछे गए हैं कि कौन कौन से इसमें सेमीकंडक्टर हैं।
2010-11 में पूछे गए हैं और उसके बाद ये ऑप्शन में भी रहते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलीलियम। अब देखो सेमीकंडक्टर आपको पता चला, एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है, और सेमीकंडक्टर क्या होता है, इनके बीच में होता है ऐसा मटेरियल जहां पे जिसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मतलब जहां पे जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रवेश करते हैं, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। ठीक है, अब इसकी जो चालकता होती है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के घूमने से ही वो इलेक्ट्रिकल करंट होता है, तो वो क्या है, आपकी इम्प्योरिटीज को ऐड करके बढ़ाई जा सकती है। और ये आपके सेमीकंडक्टर कौन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर का ये मतलब होता है कि ऐसा सेमीकंडक्टर जहां पे जो हम इम्प्योरिटीज मिला रहे हैं वो ट्राईवैलेंट है। ट्राईवैलेंट का मतलब ये हो गया कि जिसकी वैलेंसी आपको पता है ना, जिसकी संयोजकता क्या है, 3 है। ट्राई का मतलब 3, तो जिसकी संयोजकता 3 है, जैसे आपका हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। बोरान तो इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो इस देखो 2, 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 3 हुई। तो ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज, जब बोरान जो है इसको हम सिलिकॉन वगैरह में मिला के क्या करते हैं, कंडक्टिविटी क्रिएट करते हैं, और इस इम्प्योरिटी को क्या कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखो, हम यहाँ पे जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं ना, कि कोई भी हम इम्प्योरिटीज मिला रहे हैं जहाँ पे 3 संयोजकता है, 3 है यहाँ पे बारीक उसमें इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करते हैं, होल क्रिएट करते हैं उस सेमीकंडक्टर में, और यही जो होल है वो एक्ट करता है एज अ चार्ज कैरियर। ठीक है, तो इसमें यही नेक्स्ट लिखा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो बिकॉज ऑफ होल्स होती है विच आर पॉजिटिवली चार्ज। एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो क्या होती है, पेंटावैलेंट होती है। तो देखो, हेक्सा मतलब होता है 6, पेंटा मतलब होता है 5। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे हैं। तो पेंटा का मतलब ये जान जाओ आप पहले कि पेंटा जहां लिखा है उसका मतलब होता है 5। ठीक है, पैंट। तो अगर हम वो इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, मान लो कोई सब्सटेंस है जैसे कि फास्फोरस हो गया। ठीक है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 5, तो ये हो गया 2, 8, 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या है, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसको मिला रहे हैं किसी चीज में, जिस कंडक्टर में मिला रहे हैं, तो हम कौन सा कंडक्टर बना रहे हैं, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। ये एन टाइप का क्यों बन रहा है, क्योंकि जब हम 5 इलेक्ट्रॉन मिला रहे हैं तो ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही इसमें लिखा है कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी इज मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिवली चार्ज। जिनको ये समझ में नहीं आया वो लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम साइंस का टॉपिक है और यूपीएससी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको उसमें ये समझना है कि अल्टर मैग्नेट क्या होते हैं, जो फेरो मैग्नेट एंड एंटी फेरो मैग्नेट्स के बीच में होते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ट्रेडिशनल कंडक्टर्स को देखें, देखो कंडक्टर का मतलब ये होता है सुचालक, मतलब जहां पे जो है उष्मा का प्रवाह हो रहा है, एनर्जी का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जहां फ्लो कर रहे हैं, लेकिन ये आपके कंडक्टर होते हैं। तो ट्रेडिशनल जो आपके कंडक्टर होते हैं उसमें अब जो मतलब जो आपकी एनर्जी फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिकल करंट, वो दो माध्यम से, या तो एन टाइप के माध्यम से फ्लो होगी या पी टाइप के माध्यम से। या तो इलेक्ट्रॉन, एन टाइप का मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से वो करंट आपका फ्लो हो रहा है या तो होल के माध्यम से। लेकिन चूंकि ये अल्टर मैग्नेट है तो ये क्या है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट कंडक्शन पोलरिटी अलाउ कर रहा है कि इसमें दोनों फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और होल अनदर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये इसकी जो है मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसीलिए हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर देखा। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है कि सच मटेरियल कैन फंक्शन बोथ एंड द एन टाइप एंड पी टाइप। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका किसे पाया गया है, तो क्रोमियम एंटीमोनाइड एक सब्सटेंस है जो एक स्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव कंपाउंड है, जो डीडीसीपी दिखाता है। डीडीसीपी का मतलब हमने देखा यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन डिपेंडेंट कंडक्शन पोलरिटी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहा है और होल अनदर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और हमने देखा था कि
जो कंडक्टर होते हैं वहां पे या तो पी टाइप होता है या तो एन टाइप होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम अल्टर मैग्नेट पढ़ते हैं तो वहां पे ये चीज दोनों साइड में हो रही है। और अगर एग्जाम में ये आपका आ गया कि CRSB है क्या, तो देखो ये है फर्स्ट नोन अल्टर मैग्नेट टू एक्सिबिट DDC पे। तो अल्टर मैग्नेट्स में क्या है कि कोई भी नेट मैग्नेटिज्म नहीं है, क्योंकि स्पिन कैंसिलेशन हो रही है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन बिहेवियर है जो स्पिन पे बेस्ड है, यूजफुल फॉर स्पिनट्रॉनिक्स। तो अभी हमने देखा चूंकि इसमें फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म दोनों है, तो इसमें स्पिन का कैंसिलेशन भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन बिहेवियर भी दिखा रहे हैं ये। ठीक है, बस इसमें आपको इतना जानना है। अब हमने जो वो देखा था कि पी टाइप क्या होते हैं, जब हम ट्राईवैलेंट को मिला रहे हैं तो वेनेडियम जो है वो आपका ट्राईवैलेंट है, तो 2% वेनेडियम मिला के जो है हम एंटायर क्रिस्टल क्रिएट कर सकते हैं। बस। नाउ सेमीकंडक्टर, तो सेम वही चीज है कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज करती है बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स लाइक कॉपर एंड इंसुलेटर लाइक रबर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर आपको समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक करंट इंसुलेटर में नहीं फ्लो करेगा, रबर में। ठीक है, लेकिन कॉपर की, अगर आप कॉपर की राड लेके जाओ उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाओ हाथ में पकड़ के, तो आपको करंट मार देगा। तो ये क्या हुआ, ये आपका हो गया कंडक्टर सुचालक एंड इंसुलेटर कुचालक। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब होता है चालकता की, उसके जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की उसके अंदर क्षमता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है, देखो किसी भी चीज में इलेक्ट्रिक करंट करंट तब होता है जब वहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है या होल। तो इसकी कंडक्टिविटी हम कैसे बदल सकते हैं, टेम्परेचर के माध्यम से। डोपिंग, डोपिंग का मतलब है कि हमने जो है जैसे ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट वैनेडियम यहाँ पे हम मिला रहे हैं या बोरान मिला दिया, या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके उसकी कंडक्टिविटी हम चेंज कर सकते हैं। सेमी जो मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर हैं आपके, दे आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, गैलियम आर्सेनाइड। नाउ टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर देखो, सेमीकंडक्टर को हिंदी में कहते हैं अर्धचालक। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के हैं, एक है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक है आपका एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब हो गया आपका आंतरिक, और एक्सट्रिंसिक मतलब हो गया बाहरी। आई होप कि हिंदी मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो आंतरिक का मतलब ये हो गया कि ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं है। अगर हम प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम ले लें, तो इसका मतलब अगर देखो इसमें इम्प्योरिटी नहीं है तो आखिर इसके अंदर कैसे कंडक्टिविटी अराइज हो रही है। चूंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम इनके पास होते हैं, अगर इनको हम एनर्जी देंगे तो यहाँ पे होते हैं आपके थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी अराइज होती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, डोप्ड मतलब कुछ मिलाया गया है। कंडक्टिविटी को इंप्रूव किया गया है अशुद्धता के माध्यम से, बाय एडिंग इम्प्योरिटीज। तो एन टाइप हो गया, पी टाइप हो गया। तो पी टाइप में हमने देखा था, ये दोनों हम ऊपर देख चुके हैं कि अगर हम ट्राईवैलेंट मिलाते हैं, मतलब जिसकी संयोजकता क्या हो, वैलेंसी 3 हो। सिलिकॉन में हमने बोरान मिला दिया। एन टाइप मतलब कि हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला दिया, फास्फोरस इन सिलिकॉन। अब सेमीकंडक्टर का यूज कहाँ होता है, तो ये बैंड गैप वगैरह नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेमीकंडक्टर का यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटिंग में, एनर्जी में, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में। डायोड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डायोड में यूज होगा, ट्रांजिस्टर में, इंटीग्रेटेड सर्किट में, माइक्रो प्रोसेसर में। अब ये देखो डायोड वगैरह जिसको नहीं पता है वो बेसिक अपना साइंस पढ़ ले। कम्युनिकेशन में, रेडियो में, टीवी में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, मोबाइल फोन में, कंप्यूटिंग में, मेमोरी डिवाइस में, सीपीयू में। एनर्जी में आपका सोलर सेल, फोटोवोल्टाइक सेल में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में यूपीएससी में सोलर इसी सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आया था आपका। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, एलईडी, एलसीडी, ओएलईडी। ठीक है, सेंसर एंड ऑटोमेशन में यूज होता है, इंफ्रारेड सेंसर में, टेम्परेचर सेंसर में, मोशन डिटेक्टर में। और ऐसे आप देख लो। इमर्जिंग इसके यूजेस क्या है, स्पिनट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन
सेमीकंडक्टर यूज करता है इलेक्ट्रॉन स्पिन को फॉर डाटा स्टोरेज के लिए। क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज होता है, जैसे सेमीकंडक्टर क्यूबिट सिलिकॉन बेस्ड एंड फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल में यूज होता है एंड न्यूरोमॉर्फिक चिप्स ब्रेन लाइक प्रोसेसर में यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे उसी टॉपिक पे आया हुआ एक क्वेश्चन जो आपका यूपीएससी मेंस 2022 में आ चुका है। इन पेपर जीएस 3 discuss the role of semiconductor in the modern digital economy. What are the challenges India faces in developing a semiconductor ecosystem? तो क्वेश्चन आपका दो पार्ट में है। पहला है कि सेमीकंडक्टर का रोल क्या है, ठीक है, सेमीकंडक्टर का रोल क्या है इन मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी, एंड द सेकंड पार्ट इज कि इंडिया कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है इन डेवलपिंग अ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, पहले तो आप किस थीम्स का हम यूज करेंगे, तो पहले तो आप सेमीकंडक्टर का यूज बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स में, एआई में, 5G में, डिफेंस में, कम्युनिकेशन में, ठीक है। जैसे देखो, अब ये नहीं है कि इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स आपने लिख दिया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में देखो जो बीएसएनएल है आपका फॉर एग्जांपल भारत संचार निगम लिमिटेड, ये रिलाइज करता है सेमीकंडक्टर पे फॉर 4G एंड 5G टेलीकॉम नेटवर्क। इसरो का जो आपका सैटेलाइट सिस्टम है वो यूज करता है हाई परफॉर्मेंस सेमीकंडक्टर चिप, किसके लिए, नेविगेशन के लिए। तो ये आपका तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर का यूज, ठीक है। सेकंड आप लिखेंगे कि डिफेंस एंड एरोस्पेस में इसका क्या यूज है, तो जैसे सेमीकंडक्टर का यूज होता है आपका रडार, सर्विलांस, मिसाइल गाइडेंस, ड्रोन्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे कि जैसे डीआरडीओ एंड जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है बीईएल, वो यूज करता है इंडिजिनस सेमीकंडक्टर का किस मिसाइल में, आकाश मिसाइल में। देन आप थर्ड लिखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि सेमीकंडक्टर का मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी में क्या यूज है ना, तो फिर आप लिखेंगे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्या यूज है, ठीक है। जैसे टाटा मोटर और महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हैं आपके सेमीकंडक्टर पावर्ड कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आप जो है रोल ऑफ सेमीकंडक्टर को एड्रेस करने के बाद आप लिखेंगे कि चैलेंज जो है इंडिया क्या फेस कर रहा है। तो देखो इंडिया क्या क्या चैलेंज फेस कर रहा है सेमीकंडक्टर में। पहला तो ये है कि इंडिया में लैक ऑफ फैब्रिकेशन यूनिट है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास अभी भी कोई एक प्रकार का ऑपरेशनल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट नहीं है। दूसरा ये है कि सप्लाई चेन गैप है, अभी इंडिया के पास एसेस नहीं है किसका, अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन रेयर गैसेस का। एंड स्ट्रेंथ तो है चिप डिजाइनिंग की, कि चिप को डिजाइन कैसे करना है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ नहीं है। और इसके लिए आप बिल्कुल देखो, चूंकि हमको पता है कि इम्प्योरिटीज डालने पे उसकी कंडक्टिविटी अफेक्ट होती है, तो वाटर क्लीन होना चाहिए। तो इनएडिक्वेट क्लीन वाटर, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी, ये एक चैलेंज है। ग्लोबल कंपटीशन अलग है, जहां पे साउथ कोरिया और ताइवान यूएसए जैसे कंट्रीज को चैलेंज करना एक बड़ा टास्क है। एंड आफ्टर दैट आप कुछ गवर्नमेंट के स्कीम लिखेंगे, जैसे इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन 2021 और डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम लिखेंगे, देन कंक्लूजन, ठीक है। ये आपका हो गया रोल ऑफ सेमीकंडक्टर इन मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी। नेक्स्ट मेंस 2023 में आया है, द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इन इंडिया हैज द पोटेंशियल टू मेक द कंट्री अ ग्लोबल हब फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकली एग्जामिन। तो पीएलआई स्कीम, पहले तो आप इसमें क्या लिखेंगे, पीएलआई स्कीम का बेनिफिट,
फिर उसकी सेमीकंडक्टर सेल्फ सफिशिएंसी के लिए नीड क्या है, फिर उसकी वल्नरेबिलिटीज क्या है, एंड लिमिटेशन लिखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन, वाटर लिमिटेशन, जियोपॉलिटिकल रिस्क, एंड देन कंक्लूजन। सॉरी, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में आया हुआ पीवाईक्यू हम देखेंगे। देखो, विथ रेफरेंस टू कार्बन नैनोट्यूब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, they can be used as carrier of drugs and antigens in the human body. Second है, they can be made into artificial blood capillaries for an injured part of the human body. Third है, they can be used in biochemical sensor. And fourth है, carbon nanotubes are biodegradable. तो इसमें पहला है आपका कि दे कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी, ये सही है, ठीक है। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सी। कार्बन नैनो ट्यूब्स, सी यहाँ पे लिखा है दे कैन बी मेड, लेकिन जो है यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को गलत माना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से पहला, तीसरा और चौथा सही होगा। देखो इसके पीछे ये दो आपके मैगजीन में प्रकाशित हुआ था, तो साइंस वायर में एक आर्टिकल आया था कि चूंकि यहाँ कैन बी मेड लिखा है कि जो आपके कार्बन नैनोट्यूब हैं दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज, चूंकि यहाँ कैन बी मेड लिखा है तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन कार्बन नैनोट्यूब जो है वो आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज में इसलिए नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि ये हो सकता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग क्रिएट कर दें या बॉडी में अदर एडवर्स रिएक्शन क्रिएट कर दें, ठीक है। इस वजह से यूपीएससी ने भी इस स्टेटमेंट को गलत माना था और ये 2015 में एक किसी आर्टिकल में आया था। तो जो यूपीएससी ने माना है वो हमें मानना पड़ेगा और ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। कार्बन नैनोट्यूब्स क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं एंड दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर एंड दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर ऑफ ड्रग एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। बायोडिग्रेडेबल पता है ना आपको क्या होता है? जिनको नहीं पता वो कमेंट में बताएं। तो कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में दिया। कार्बन नैनो ट्यूब क्या होता है, एक ऐसा ट्यूब जो बना है किसका, कार्बन का, और जिसका डायमीटर क्या है, नैनोमीटर रेंज में। नैनोमीटर का मतलब ये हो गया कि 10 की पावर -9 मीटर की रेंज में, ठीक। और ये क्या होते हैं आपके कार्बन के, क्या होते हैं, एलोट्रोप्स होते हैं। एलोट्रोप्स का क्या मतलब होता है? एलोट्रोप का मतलब ये होता है आपका कि किसी भी केमिकल एलिमेंट का एक या एक से अधिक फॉर्म जो एग्जिस्ट करते हैं सेम फिजिकल स्टेट में, ठीक है। जैसे आपका कोल एंड ग्रेफाइट, ये जो है दो एलोट्रोप हैं, किसके हैं, कार्बन के। तो ये कार्बन नैनोट्यूब क्या है, एक ट्यूब है जो कार्बन का बना हुआ है, किस डायमीटर में, जो नैनो डायमीटर में है, इसीलिए यहाँ पे नैनो ट्यूब लिखा है। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। एंड इसमें आपको ज्यादा कुछ, ये आप देख लेना, इसमें नहीं कुछ ज्यादा समझना है। नाउ यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्राफीन इज फ्रीक्वेंटली इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहला है, इट इज अ सुपर कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, it is a semiconductor with zero band gap, it is an allotrope of carbon with high optical transparency, it is a two-dimensional material and has good electrical conductivity। तो पहला ये कह रहा है कि क्या ये, देखो, ग्राफीन इज फ्रिक्वेंटली इन न्यूज, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ये है कि इट इज ए सुपर कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। कोई सुपर कंडक्टर होने का ये मतलब है कि अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर पे देखें तो वो कंडक्टिविटी शो करे विथ जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो क्या ग्राफीन में ये प्रॉपर्टी है? नहीं। सेकेंड है कि इट इज ए सेमी कंडक्टर विथ जीरो बैंड गैप, तो ये भी गलत है। थर्ड ये है कि इट इज एन, सी, इसमें क्वेश्चन में ये है कि इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो देखो ये आपका
क्या ये सुपर कंडक्टर है रूम टेम्परेचर में? ये गलत है। क्या ग्राफीन सेमी कंडक्टर है विद जीरो बैंड गैप? ये सही है। इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन विथ हाई ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी? ये भी सही है। एंड थर्ड, ये एक टू डायमेंशनल मटेरियल है एंड हैज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? ये भी सही है। लेकिन चूंकि इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पूछा है तो इसलिए इसका केवल डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं। आपको अगर ऐसे ही क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज नज 100 से जुड़ सकते हैं। जहां आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो यूपीएससी के पीवाईक्यू पर ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, आप उसको पीवाईक्यू प्लस समझिए। एंड द हिंदू का करंट उसमें अपडेट किया जाता है। सो ये आपका नज 100 का एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन डिपेंडेंट कंडक्शन पोलैरिटी इन मटेरियल। अभी हमने देखा पहला है कि एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल डायरेक्शन विदाउट रेजिस्टेंस, ability to switch between n type and p type behavior based on temperature, ability to conduct electron in one direction and holes in another, ability to repel magnetic field while conducting electricity। तो डीडीसीपी क्या होता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में और होल को दूसरे डायरेक्शन में करे, कंडक्ट करे। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रोमियम एंटीमोनाइड। तो पहला है इट इज द फर्स्ट अल्ट्रा मैग्नेट नोन टू एक्सिबिट डीडीसीपी, इट इज डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज एंड मेड ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट। थर्ड है डोपिंग सीआरएसपी क्रोमियम एंटीमोनाइड विथ वेनेडियम टर्न्ड इट यूनिफॉर्मली पी टाइप, सीआरएसबी एक्सिबिट नेट मैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू अलाइंड एटॉमिक स्पिन। तो अभी हम लोगों ने ऊपर इसके बारे में पढ़ा है, तो आप बताइए इसका क्या सही होगा। पहला है कि ये फर्स्ट अल्ट्रा मैग्नेट है नोन टू एक्सिबिट डीडीसीपी, ये हमने देखा। दूसरा है इट इज डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज एंड मेड ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट। तो क्या डिफिकल्ट है? अभी हमने ऊपर इसकी प्रॉपर्टी में देखा कि इट इज इजी टू सिंथेसाइज। दूसरा आपका गलत हुआ। अब हम इसमें इम्प्योरिटी किसकी मिला रहे हैं? वेनेडियम की। अभी हमने ऊपर देखा था कि पी टाइप में करने के लिए हम क्या करते हैं? इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो ये भी आपका सही है। पहला और तीसरा आपका सही है। ये एक्सहिबिट करता है नेट मैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू अलाइंड एटॉमिक स्पिन, तो ये गलत है ना? तो इसमें केवल आपका क्या सही है? पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्टर मैग्नेट्स डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल मैग्नेट्स इन दैट। तो क्वेश्चन पढ़िए। कन्वेंशनल मैग्नेट और अल्टर मैग्नेट में क्या अंतर है? पहला ये है कि ये जनरेट करते हैं स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेकंड ये है कि देयर एटॉमिक स्पिन आर रैंडमली अरेंज्ड। थर्ड है इनकी जो एटॉमिक स्पिन है कैंसल आउट लीडिंग नो नेट मैग्नेटिज्म, एंड दे बिहेव लाइक सुपर कंडक्टर एट लो टेम्परेचर। तो अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। सो आई होप आपने जो है पढ़ लिया होगा। तो अल्टर मैग्नेट्स में पहला है कि दे जनरेट स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हमने देखा? नहीं। स्ट्रॉन्ग कहाँ होते हैं? हमने ये देखा कि फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म दोनों रहते हैं। देयर एटॉमिक स्पिन्स आर रैंडमली अरेंज्ड, क्या इसकी कोई बात हुई थी? नहीं। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है। देयर एटॉमिक स्पिन्स कैंसल आउट लीडिंग टू नो नेट मैग्नेटिज्म। तो ये हमने देखा था कि इंस्पाइट ऑफ ये होते हुए भी कि उनके जो एटॉमिक स्पिन है वो कैंसल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी नेट मैग्नेटिज्म नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उनके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों का स्पिन बिहेवियर होता है। इसीलिए तुम कहते हैं कि ये फेरो और एंटी फेरो मैग्नेटिज्म दोनों दिखा रहा है। तो तीसरा सही है। दे बिहेव लाइक सुपर कंडक्टर एट लो टेम्परेचर। नो। तो इसमें आपका 5 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द वर्च्यूज ऑफ टोमेटो अ हेल्दी वेजिटेबल। तो ये है आपका आज के द हिंदू में, देखते हैं क्या है। देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है।
हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ द टमाटो, टमाटर के बारे में है, ठीक है। तो पहले देखो, टोमेटो को पहले जो है कहा जाता था पॉइजन एप्पल्स, बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशन, इलनेस एंड रिएक्शन विथ लेड फ्रॉम कॉपर यूटेंसिल। देखो, टोमेटो जो है वो डायरेक्ट कॉपर के साथ नहीं क्रिया करता है, लेकिन कुछ कॉपर यूटेंसिल जो होते हैं, तांबे के बर्तन जिसमें लेड पाया जाता है, तो टोमेटो जो है वो उनके साथ क्या करता था, क्रिया कर लेता था, ठीक है। एंड यही जो लेड है फिर ये फूड में जाके मिल जाते थे, तो विच इसीलिए इसको पॉइजन एप्पल कहा जाता था। लेकिन लोगों का ओपिनियन यूएस में तब चेंज हुआ जब न्यू जर्सी फार्मर्स ने यूज किया सेफर कुकिंग वेसल। एंड टोमेटो को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा इन द 50th सेंचुरी, एंड लेटर इट वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश कोलोनाइजर इन द 60th सेंचुरी। बस इसमें और अब हमें देखना है कि न्यूट्रिशनल और हेल्थ बेनिफिट क्या है। तो टोमेटो देखो किस कैटेगरी में रखा जाता है प्लांट बायोलॉजिस्ट के द्वारा, फ्रूट की कैटेगरी में। और ये रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट में जो बेनिफिशियल होते हैं आपके हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए। एंड टोमेटो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को लोअर करता है, सपोर्ट करता है आपकी पाचन शक्ति को, डाइजेस्टिव हेल्थ को। लाइकोपीन एक जो है रेड पिगमेंट पाया जाता है जो रिड्यूस करता है अल्जाइमर, किसमें, एल्डरली में, बोलने की क्षमता कम करता है। जो अल्जाइमर एक डिसीज है वो एल्डरली में कम करता है। ये आपका और एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेड पिगमेंट जो होता है आपके टोमेटो में वो किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन की वजह से होता है, ठीक है। देखो अब क्यों आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि अभी भी तो टोमेटो से रिस्क हो सकता है, लेकिन जो आपके मॉडर्न कुकवेयर बनाए जा रहे हैं जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो उसमें क्या होता है कि प्रॉपर उसमें लाइनिंग्स होती है और वहां पे जो है आपके लिड होते नहीं है या बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से वहां टोमेटो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। एंड टोमेटो कल्टीवेशन इन इंडिया तो ग्रोन वाइडली विथ 5,000 से 10,000 प्लांट्स पर एकड़, और इंडिया प्रोड्यूस करता है 210 लाख टन, सेकंड ओनली है चाइना के। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च कहाँ पर है ये, कमेंट में बताइए, ठीक है। ये देखो यूपीएससी में इस बार भी आपने देखा था कि संस्थान जो है वो मिलाने के लिए आया था, इसके पहले भी पूछा जा चुका है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च कहाँ है, कौन सी वैरायटी डेवलप की गई है इसके द्वारा, टोमेटो की दो, एक है अर्का रक्षक, एक है अर्का श्रेष्ठ। तो अर्का रक्षक है आपकी डिसीज रेजिस्टेंट हाइब्रिड, और अर्का श्रेष्ठ है लॉन्ग सेल्फ लाइफ जो आइडियल है ट्रांसपोर्ट के लिए। टोमेटो के टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है आपके मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। नेक्स्ट हम देखेंगे नज 100 एमसीक्यू का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़िए, with reference to introduction and acceptance of tomatoes in India, consider the following statement। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि टमाटर के परिचय और उसके एक्सेप्टेंस मतलब उसकी मंजूरी के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। पहला है, टोमेटो वर इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया बाय ब्रिटिश कोलोनाइजर इन 60th सेंचुरी। तो ब्रिटिश कोलोनाइजर के द्वारा ये इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 16वीं शताब्दी में। सेकेंड है, डॉक्टर तारा चिताले वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग द हेल्थ बेनिफिट ऑफ टोमेटो इन 1930s। थर्ड है, टोमेटो वर इमीडिएटली एक्सेप्टेड बाय द इंडियन पॉपुलेशन अपॉन इंट्रोडक्शन। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये नज 100 एमसीक्यू जो है वो द कॉन्सेप्चुअल आईएएस का टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, जिसमें आपको इसी तरीके के बेहतरीन, अगर आपको प्रीलिम्स में सिलेक्शन लेना है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो इस तरीके के आप टॉपिक वाइज जिसमें आपको सीएपीएफ, सीडीएस, यूपीएससी के पीवाईक्यू के पैटर्न सहित क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये आपका 100 टेस्ट पेपर होगा जिसमें एवरी टेस्ट जो है उसमें होंगे आपके 50 क्वेश्चंस। एंड आप उसमें अपनी रैंकिंग देख सकते हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी क्या है, और उस आधार पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो पहला आप बताओ इसमें कौन सा सही होगा, आ जाते हैं क्वेश्चन पे हम। तो 2 मिनट सोचो। पहले तो ये है कि ब्रिटिश कोलोनाइजर ने 16वीं सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस किया, सही है। डॉक्टर तारा चिताले इंस्ट्रूमेंटल थे, अभी हमने ऊपर देखा। देखो जो मैं बोल नहीं रही हूँ ना वो भी आपको पीडीएफ में देखते चलना है। एंड दे वर इमीडिएटली एक्सेप्टेड बाय द इंडियन पॉपुलेशन अपॉन इंट्रोडक्शन। तो यहाँ लिखा क्या है कि
तुरंत एक्सेप्ट किया गया? नहीं। पहले क्या था उसमें, क्या तुरंत एक्सेप्ट किया गया था? नहीं। अभी हमने देखा कि क्या था, वहां कंसर्न था रिगार्डिंग कि वो रिएक्ट न कर ले, किसके साथ, लेड के साथ। तो तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है, तीसरा काटो, 1 and 2 ओनली। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स एंड कंपाउंड आर एसोसिएटेड विद टोमेटोज एंड देयर हेल्थ बेनिफिट? लाइकोपीन, एंटीऑक्सीडेंट, सेल्यूलोज फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो टोमेटोज में कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं? अभी हमने देखा था जो रेड पिगमेंट होता है टोमेटो में, वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से। तो पहला सही है। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट, देखो जहां जहां विटामिन सी होगा ना, वहां एंटीऑक्सीडेंट आपका होगा ही। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है वे मॉलिक्यूल्स जो न्यूट्रलाइज करते हैं किनको? फ्री रेडिकल को। और फ्री रेडिकल क्या करता है? डैमेज करता है हमारे सेल और टिश्यूज को। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? इसको न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल को। और ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके टमाटर में। सेल्यूलोज फाइबर ये भी पाया जाता है टमाटर में। ओमेगा 3 फैटी एसिड नो। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ पाया जाता है? आप कमेंट में बताओ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 4, 2 एंड 4, 1 2 एंड 3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, टोमेटो वैरायटी एंड द कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला है आपका अर्करक्षक, डिजीज डिसीज रेजिस्टेंट हाइब्रिड, अर्क श्रेष्ठ, हाई लाइकोपीन कंटेंट, टोमेटो इन, एंड थर्ड है टोमेटो इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय पुर्तगीज ट्रेडर। तो अर्क रक्षक, डिसीज रेजिस्टेंट हाइब्रिड, अर्क श्रेष्ठ हाई लाइकोपीन कंटेंट। तो अभी आपने देखा अर्क श्रेष्ठ किसके लिए होता है? लॉन्ग सेल्फ लाइफ के लिए, है ना। सेल्फ लाइफ मतलब कितने अधिक समय तक रह सकता है। तो दूसरा आपका गलत है। और टोमेटो इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय पुर्तगीज सही है। तो पहला और तीसरा आपका सही। तो दूसरा काटो, सही क्या हुआ? 1 and 3। नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, एंड्रॉइड फोन्स ब्रॉट अर्ली क्वेक वार्निंग टू 98 कंट्रीज। ये है क्या? एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम। एंड इसका रिलेवेंस है आपका GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट एंड साइंस एंड टेक में, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मिटिगेशन। ठीक है, GS2 में इसका है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सिटीजन साइंस, डिजिटल इंक्लूजन इन गवर्नेंस में। तो एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट होता क्या है? एक ऐसा क्राउड सोर्स अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसे डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। अब आखिर ये एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट होता क्या है? ये यूज करता है एक्सीलरोमीटर का इन एंड्रॉइड स्मार्टफोन, जो डिटेक्ट करता है सिस्मिक एक्टिविटी को और इशू करता है रियल टाइम अर्थक्वेक अलर्ट। पहले देखो क्या होता है, कैसे काम करता है। एक तो एक्सीलरोमीटर होता है जो डिटेक्ट करता है पी वेव को, और फोन सेंड करता है सिग्नल गूगल अर्थक्वेक डिटेक्शन सर्वर को। बस, एंड सर्वर क्रॉस वेरीफाई करता है डाटा को विथ नियर बाई फोन टू कंफर्म एन इवेंट। और जब वेरीफाई होता है तो अलर्ट इशू किए जाते हैं इससे पहले कि जब एस वेब अराइव करे, क्योंकि एस वेब डिस्ट्रक्टिव होती है, ये आपको पता होगा। अलर्ट दो प्रकार के होते हैं, बी अवेयर, टेक एक्शन। इसका अगर हल्का हिल रहा है तो इसका मतलब आप जागृत हो जाइए, अवेयर हो जाइए। फॉर लाइट सीकिंग, टेक एक्शन। अगर तेजी से कंपन हो रहा है तो आप स्ट्रॉन्ग सेकिंग के लिए एक्शन लीजिए। एंड इसमें कुछ पी वेव, एस वेव आपको पता होंगे, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है। अर्थक्वेक में दो प्रकार की वेव होती है, एक प्राइमरी वेव होती है, सेकेंडरी वेव होती है। जो पी वेव होती है आपकी वो फास्ट होती है, सॉलिड लिक्विड दोनों में होती है। और एस वेव जो होती है केवल सॉलिड में प्रवेश करती है और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है।
और इससे जो पहचान होती है एंड्रॉयड अर्थक्वेक से, वो सिस्टम से वो सरफेस वेव को नहीं पहचानते हैं। ठीक है, और सरफेस वेव क्या होती है? स्लोएस्ट होती है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है। और एपी सेंटर का डिस्टेंस, एपी सेंटर क्या होता है अर्थक्वेक में? कमेंट में बताइए, है ना? तो एपी सेंटर का डिस्टेंस कैलकुलेटेड किया जाता है पी और एस वेव के टाइम डिफरेंस, पी और एस वेव का जो टाइम डिफरेंस है इंटू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो ये जो नया अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम आया है, इसमें चैलेंजेस क्या हैं कि ये मैग्नीट्यूड का एस्टिमेशन नहीं कर सकता इजिली, कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव भी दे सकता है, जैसे हरिकेन्स में, मास फोन वाइब्रेशन में। और ऐसा नहीं है कि रेगुलर अलर्ट दे, ओकेजनल अलर्ट हो सकते हैं। और ये करेंटली अभी इसके साथ स्टेमिना नहीं है कि ये सरफेस वेव को डिटेक्ट कर सके। नेक्स्ट, मेंस 500 मींस प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो मेंस 500 जो है वो द कॉन्सेप्चुअल आईएएस की टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको ये कंप्लीट आंसर राइटिंग प्रोग्राम है फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, जिसमें आपको कुल 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी पूरे सिलेबस के माध्यम से, जो टॉपिक वाइज होंगे और जिसका इवेल्युएशन जो है वो इंटरव्यू गिवन कैंडिडेट करेंगे। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट मेंटरशिप भी मिलेगा। एंड फॉर फर्दर इंक्वायरी यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन 8899707570। तो इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं। Smartphones are emerging as a cost-effective and global tool for earthquake early warning system. Discuss the role of Android earthquake alert system in this context. Also highlight its limitation. GS3 में जैसा कि आपको पता है कि करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सी मीन्स 500 में आपको पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो क्या केवल पीवाईक्यू यूपीएससी में सफिशियंट है? नहीं, पीवाईक्यू तो देखो आपको एक पैटर्न देगा ना, कि अगर एक मान लो कभी भी आ गया कि कल्चरल सिग्निफिकेंस आप लिखिए संगम एरा का या चोला पीरियड का, लेकिन बाकी और उसके डायमेंशन कवर करने के लिए आपको आंसर्स तो लिखने पड़ेंगे पूरे सिलेबस के। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर एक एरेना में लिखने के लिए, तो उसके लिए आप या तो कोई मॉडल क्वेश्चन से करिए या टेस्ट पेपर के माध्यम से ही आप कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करिए। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? पहले तो हम एक्सेलेरोमीटर का यूज लिखेंगे सिस्मिक वेव डिटेक्शन के लिए। ठीक है, फिर लिखेंगे कि इसका रिसेंट क्वेक में यूज क्या है, जैसे नेपाल में क्वेक आया, तुर्की में, फिलीपीन में। और सिस्मिक वेव के प्रकार लिखेंगे और किस प्रकार से जो आपका एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट है वो हैंडल करता है सिस्मिक वेव को। और एडवांटेज लिखेंगे ओवर द ट्रेडिशनल सिस्मिक नेटवर्क, चैलेंजेस जैसे फॉल्स पॉजिटिव, सरफेस वेव लिमिटेशन, मैग्नीट्यूड एस्टिमेशन इश्यूज, और फिर उसका पोटेंशियल लिखेंगे इंटीग्रेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट में। नाउ किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमने देखा प्रीलिम्स में, देखते हैं। With reference to Android earthquake alert system, consider the following statement. It uses GPS to detect the location of earthquake. It relies on accelerometer in smartphone to detect the seismic wave. The system detect destructive surface wave to issue the alert. तो बताओ आप इस पे क्या होगा आंसर? पहला है कि ये यूज करता है जीपीएस का टू डिटेक्ट लोकेशन ऑफ अर्थक्वेक। नो, अभी हमने देखा। ये रिलाइज करता है एक्सेलेरोमीटर पे स्मार्टफोन में टू डिटेक्ट सिस्मिक वेव, ये सही है। सिस्टम डिटेक्ट करता है डिस्ट्रक्टिव सरफेस वेव, यही तो इसकी लिमिटेशन है कि ये सरफेस वेव को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपको लिमिटेशन पता है तो आप इसको सही कर लेंगे। तो इसमें हुआ दूसरा सही। ठीक है, ये किस चीज पे रिलाई करता है? एक्सेलेरोमीटर पे इन स्मार्टफोन। एक्सीलरे एक्सीलरोमीटर आपको पता है ना क्या होता है? एक स्मार्टफोन में एक सेंसर होता है जो डिटेक्ट करता है आपके एक्सीलरेशन फोर्सेस को। ठीक है, त्वरित फोर्सेस को, जैसे कि ग्रेविटी वगैरह हो गया। इसी के बेसिस पे जो है एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम अर्थक्वेक को डिटेक्ट करता है। कंसीडर द फॉलोइंग वेव एसोसिएटेड विथ अर्थक्वेक।
P wave, S wave, surface wave. Arrange them in the correct order in which they arrive at seismic location. तो पहले कौन पहुंचता है? P wave, फिर S wave, फिर surface wave. Surface wave क्या होती है? Most destructive. एंड इसे आप ऊपर से भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा, और एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जो 4 ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी की पढ़नी है, वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। एक्सप्लेनेशन में है आपका पी वेव अराइव फर्स्ट, फॉलोड बाय एस वेव, देन सरफेस वेव। नेक्स्ट क्या है? द एंड्रॉइड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम डिफर करता है कन्वेंशनल अर्ली वार्निंग सिस्टम से इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। पहला पढ़ो। ये यूज करता है गवर्नमेंट सेंसर का एंड सिस्मिक स्टेशन का। ये रिलाई करता है रियल टाइम डाटा फ्रॉम सैटेलाइट। ये यूज करता है क्राउड सोर्स सेंसर डाटा फ्रॉम कंज्यूमर स्मार्टफोन। ये मेजर करता है ट्रेमर बेस्ड ऑन एनिमल मूवमेंट पैटर्न। क्या सही है? ए, बी, सी और डी। तो अभी हमने देखा कि ये एक्सेलेरोमीटर का यूज करता है कंज्यूमर स्मार्टफोन में एंड यूज करता है क्राउड सोर्स सेंसर डाटा का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एस वेब आर करेक्ट? पहला क्या है? पढ़िए। दे मूव थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। They cause more damage than the P wave. They are slower than P waves. तो पहला ऑप्शन आपका है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2 and 3. तो क्वेश्चन किसके बारे में है? एस वेव के बारे में है। एंड पहला क्या है कि दे मूव थ्रू द सॉलिड एंड लिक्विड। तो एस वेव क्या होते हैं? केवल सॉलिड में चलते हैं ना, यहाँ तो लिक्विड आ गया, ये क्या हो गया? गलत। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, बाकी दोनों क्या है? सही है। नाउ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। सी गाइस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से जो है आपके 18 प्लस क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, इवन जो ज्योग्राफी जीएस 1 में भी क्वेश्चन आते हैं, मैंग्रोव वगैरह पे जो क्वेश्चन आए हैं, वो सब भी इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। तो इस पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इवन इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड साइंस टेक, इन तीनों सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। पकड़ होने का मतलब हमें बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो हम देखते हैं क्या है। Why increasing renewable energy alone can't solve climate crisis? कह रहा है कि अगर जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी का केवल प्रयोग करें, रिन्यूएबल एनर्जी को क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा, अकेले क्यों जो है वो क्लाइमेट क्राइसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आपका है द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, पब्लिश्ड ऑन द डिजिटल वर्जन 26 जुलाई 2025, और इट इज रिटन बाय अमिताभ सिन्हा। ठीक है, तो देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं। कमेंट में आप बताओ रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं। ठीक है, जिनको भी पता है वो कमेंट में बताएं विथ एग्जांपल। आई होप आपको पता होगा, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। तो इरेना रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट 2024 पहला है। पहले देखो, वर्ल्ड ने ऐड किया 582 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी 2024 में, और ये लार्जेस्ट सिंगल ईयर इंक्रीज है हिस्ट्री में। टोटल ग्लोबल इंस्टॉल रिन्यूएबल कैपेसिटी कितनी है? 4442 गीगावाट। और रिन्यूएबल कितने प्रोड्यूस करते हैं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का? 30%। ठीक है, प्रोग्रेस विथ रियलिटी। तो ग्रोथ तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, उसका कंजम्पशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये जो आपके जैव ईंधन है, उनका कंजम्पशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। केवल 10% न्यू कैपेसिटी 2024 में फॉसिल बेस्ड थी, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में जो फॉसिल है वो क्या है? आपका बढ़ा है।
जीवाश्म जो है वो बढ़ा है आपका, और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो ट्रिपल हो गई है। फॉसिल फ्यूल का हम डोमिनेंस देखेंगे, तो जो आपके फॉसिल फ्यूल है वो अकाउंट करते हैं 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, विच इज अ मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन, जो प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करती है केवल 20 से 22% टोटल एनर्जी कंजम्पशन का। केवल 6% ऑफ टोटल ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन कहाँ से है? क्लीन सोर्सेज से है। ये बता, केवल 6% जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो क्लीन सोर्सेज से है। रीजनल डिस्पैरिटी एक रीजन है। पहला तो एशिया जो है वो 71%, एशिया जो है वो न्यू रिन्यूएबल 71% प्राप्त करता है, और चाइना अलोन इंस्टॉल करता है 62%। अफ्रीका की ग्रोथ कितनी है? ओनली 7% है। अब इसमें चाइना की मोनोपोली एक बड़ा इशू है, क्योंकि चाइना जो है वो डोमिनेट करता है आपकी सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को, जो सिमिलर है लाइक ओपीईसी कंट्रोल इन फॉसिल फ्यूल एरिया। और यूएस एंड इंडिया टेक करते हैं बल्क ऑफ एक्सपोर्ट, लेकिन जो और देश के लोग हैं वो सप्लाई लिमिटेशन को फेस करते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन में क्या प्रॉब्लम है? ट्रांजिशन नॉट जस्ट अबाउट रिप्लेसिंग फॉसिल फ्यूल बट आल्सो इंश्योरिंग इक्विटी एंड एसेसिबिलिटी, जिसके लिए नीडेड है आपके कार्बन रिमूवल स्ट्रेटेजी। नाउ इरेना के बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ये जो इतनी कहानी ऊपर दी थी वो केवल आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसमें ज्यादा समझने का कुछ था नहीं। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में, जिसका हेडक्वार्टर है अबू धाबी यूएई में, मेंबर है 169 कंट्रीज। ईयू ऐड हुआ 2024 में, फाउंडिंग मेंबर है इंडिया। और इसका जो है पर्पज, उद्देश्य क्या है? तो प्रमोट करना एडॉप्शन एंड सस्टेनेबल यूज किसका? रिन्यूएबल एनर्जी का वर्ल्ड वाइड, सपोर्ट करना कंट्री को पॉलिसी में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, कैपेसिटी बिल्डिंग में और फाइनेंस में। एंड ये एक्ट करता है एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहां पे हम कोऑपरेट कर सके रिन्यूएबल एनर्जी में। ये क्या क्या पब्लिश करता है? तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक, ग्लोबल रिन्यूएबल आउटलुक। और इसके रिपोर्ट क्या क्या है? तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका जो है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक पूछा जा चुका है। इरेना रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी स्टैटिक, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक, रिमैप, ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंस। रिसेंट हाईलाइट 2024 रिपोर्ट के हिसाब से जो हमने ऊपर देखा, ठीक है। मेंस 500 मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन में है, द एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई अ डिक्लाइन इन फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन, क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ इरेना 2024 रिपोर्ट। और इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपको हमारे टेस्ट पेपर में मिलेंगे। सेकंड है कि हाईलाइट द चैलेंजेस इन अचीविंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन टारगेट बाय 2030, व्हाट रोल डू कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजीज प्ले इन एड्रेसिंग दिस चैलेंजेस। ये आप तभी लिखोगे जब आपको कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजी पता होगी। एंड डायरेक्ट एयर कार्बन स्टोरेज इस बार यूपीएससी में पूछा गया था इन 2025, और 2023 में भी इसको अलग टाइप में पूछा गया था, और कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज पूछा जा चुका है, ठीक है। डिस्कस द जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ चाइना का डोमिनेंस इन ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई चेन। नेक्स्ट है, किस प्रकार से जो रीजनल डिस्पैरिटी है रिन्यूएबल एनर्जी में वो एक्सेस करती है ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस को एंड एनर्जी इक्विटी को। अब जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, तो इरेना रिपोर्ट 2024 के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड का टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिन्यूएबल सोर्स से आता है। तो अभी हमने देखा कि कितना आता है रिन्यूएबल सोर्स से? केवल 30%, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अफ्रीका अकाउंटेड फॉर मोर देन 10% ऑफ ग्लोबल रिन्यूएबल कैपेसिटी एडेड इन 2024। चाइना अलोन इंस्टॉल्ड ओवर 60% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबल इन 2024। तो इसमें कौन सा सही है, पढ़िए आप। तो इसका केवल बी सही है ना? ओनली 2।
नेक्स्ट है 2024 के एज ऑफ 2024 व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन कम फ्रॉम क्लीन सोर्सेस। तो क्लीन सोर्सेस से कितना प्रतिशत आता है, अभी हमने देखा कि अराउंड 6% केवल जो है क्लीन सोर्सेस से आता है। ठीक है। विथ रेफरेंस टू ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। China has installed more renewable capacity than the rest of the world combined in recent year. The installed capacity of renewable has crossed 4000 गीगावाट ग्लोबली। तो इसमें आपका बताओ, पहला सही है, दूसरा दोनों, दोनों नहीं। तो इसमें आपका बोथ 1 और 2 सही है। ठीक है। आप हमारा टॉपिक वाइज 100 पेपर्स प्रीलिम्स 2026 के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको जो है 100 पेपर्स मिलेंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन पेपर में जो है 50 क्वेश्चन कंटेंट होंगे। ठीक है। जिसमें आपको पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, एनआईओएस, इग्नू, पीआईबी, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के यूज करके काफी आपको जो है अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप ये देख सकते हो, एंड ओनली एट 5000। और जिन लोगों को भी इकोनॉमी में, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जिन लोगों को भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है, तो फॉर हिंदी मीडियम इकोनॉमी की डेली लाइव क्लासेस चल रही है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। व्हाट स्टार्टअप 20 प्रोवाइड्स द वर्ल्ड। तो स्टार्टअप 20 क्या है, ठीक है, देखते हैं। व्हाट इज स्टार्टअप 20। तो स्टार्टअप 20 आपका क्या है, स्टार्टअप 20 जो है आपका, दैट इज अ डेडिकेटेड इंगेजमेंट ग्रुप। किसका, G20 का, जो लॉन्च हुआ था कब, जब इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी हुई थी इन 2023 में। ये जितने भी स्टार्टअप हैं और एसएमईज हैं, उनको एक डायरेक्ट वॉइस देता है, किसमें, ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग में, अलोंग साइड बिजनेस 20 ग्रुप विच रिप्रेजेंट करते हैं लार्जर कारपोरेशन को। तो इसका टाइमलाइन और इवोल्यूशन, 2015 टर्की में एसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप टास्क फोर्स फॉर्म हुआ था। 2019 में जब जापान में G20 की मीटिंग हुई थी, तो यंग एंटरप्रेन्योरशिप अलायंस लॉन्च हुआ था। 2021 इटली में G20 इनोवेशन लीग लॉन्च हुआ था। एंड 2022 में G20 की जब मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया में, तो G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च हुआ था। एंड 2023 इंडिया में फॉर्मल रिकॉग्निशन हुआ इसका इसका स्टार्टअप 20 का एज एन ऑफिशियल G20 इंगेजमेंट ग्रुप। तो इंडिया का रोल क्या है, इंडिया लेवरेज्ड इट्स थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम टू पुश फॉर स्टार्टअप 20। एंड इसमें आपका कुछ, हाँ, इसमें हाई जो पैंडेमिक सक्सेस को हाईलाइट किया गया, जैसे मॉडर्ना, भारत बायोटेक और लार्ज स्केलर एस्ट्राजेनेका और पिफिजर, फाइजर और एस्ट्राजेनेका, ठीक है, फाइजर। नाउ इंडिया की पॉलिसी कम्युनिक हाईलाइट, तो 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप बाय 2030, यूनिफाइड ग्लोबल स्टार्टअप डिफिनीशन, और इसमें कुछ नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उहुँ, केवल देखो उसमें आपको समझना है स्टार्टअप 20 क्या होता है, जिस तरीके से बिजनेस 20 है उसी तरीके से स्टार्टअप 20 है। कब लॉन्च हुआ था, जब इंडिया की G20 मीटिंग हुई थी 2023 में, सॉरी, जब G20 इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। नाउ मेंस 500 मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन GS3। पहला क्वेश्चन है आपका, मिलेगा स्टार्टअप 20 मार्क्स अ पैराडिम शिफ्ट इन ग्लोबल पॉलिसी इंक्लूजन फॉर इमर्जिंग बिजनेस, डिस्कस। सेकंड क्वेश्चन आपको मिलेगा, इवेलुएट इंडिया लीडरशिप इन शेपिंग द स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप एंड इट्स ग्लोबल इम्प्लीकेशन। GS2 पेपर 2020 में इसमें आया था आपका, globalization is leaving many countries behind in terms of development and technology. Discuss with examples how inclusivity in global policy making can be ensured. सेकेंड GS3 में आया था आपका, व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट इन इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम, सजेस्ट द स्टेप टू स्ट्रेंथन द स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया, ठीक है।
अभी हम लोगों ने ऊपर देखा स्टार्टअप से रिलेटेड आर्टिकल, तो उस पे बेस्ड जो है आपके 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन को स्टार्टअप से वो करके और जीएस 3 में। नाउ पीवाईक्यू 2016, in the context of development of startup ecosystem in India, consider the following statement. Startup India is an initiative of Department of Science and Technology. Mudra scheme aims to support startup with venture capital. तो आप पढ़ो इसमें कौन सा सही होगा। तो पहला इसमें कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो स्टार्टअप इंडिया आपका लॉन्च हुआ था 16 जनवरी 2016 में। एंड ये क्या है आपका, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, डीपीआईआईटी के अंतर्गत। ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आपके एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको क्या करना, सपोर्ट करना। ठीक है, ताकि जो है इंडिया को एज ए जॉब क्रिएटर बनाया जा सके इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर। सेकेंड है मुद्रा स्कीम एम्स टू सपोर्ट स्टार्टअप विद द वेंचर कैपिटल। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसमें केवल पहला सही है। सॉरी, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, तो पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, तो नाइदर वन नॉर टू। सेम नज 100 का हम एक एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्ड स्टार्टअप 20? इट इज एन इनिशिएटिव अंडर UNFCCC टू प्रमोट क्लीन टेक स्टार्टअप. It is a formal G20 engagement group launched under India presidency to give voice to global startup ecosystem. It is a platform under the World Bank to fund startup in developing nation. It is an ASEAN-led initiative for digital entrepreneurship. तो ये क्या है बताइए आप, बी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्टअप 20। पहला क्या है, इट रिप्लेस्ड द बिजनेस 20 एज ऑफिशियल बिजनेस प्लेटफॉर्म अंडर G20. इट एम्स टू मोबिलाइज 1 ट्रिलियन इन ग्लोबल स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट बाय 2030. साउथ अफ्रीका इंट्रोड्यूस अ टास्क फोर्स ऑन टाउनशिप एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अंडर इट्स प्रेसिडेंसी। तो क्या इसने बिजनेस 20 को रिप्लेस किया है? नहीं। सेकेंड है, इट एम्स टू मोबिलाइज 1 ट्रिलियन इन ग्लोबल स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट बाय 2030। एंड थर्ड, साउथ अफ्रीका ने इंट्रोड्यूस किया है टास्क फोर्स ऑन टाउनशिप एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो पहला आपका गलत है और दूसरा तीसरा सही है, तो बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर प्रपोज्ड अंडर इंडियाज स्टार्टअप 20 पॉलिसी कम्युनिक? पहला, ग्लोबल डिफिनीशन ऑफ अ स्टार्टअप, प्रमोटिंग स्टार्टअप अलाइंड विथ SDG, establishment of G20 venture fund, enabling access to a talent and capital। तो इसमें से आपका सही आंसर चूज करना है, क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रमोटिंग स्टार्टअप अलाइंड विद GDP, ये है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ G20 वेंचर फंड, इसका कहीं भी वर्णन नहीं है। इनेबलिंग एक्सेस टू टैलेंट एंड कैपिटल, ये सही है। एंड इंडिया के स्टार्टअप 20 पॉलिसी कम्युनिक में कौन सा सही है? ग्लोबल डिफिनेशन ऑफ स्टार्टअप, पहला सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, जिन लोगों का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है या उन्होंने ऑप्शनल नहीं चूज किया है, तो वो सोशियोलॉजी ले सकते हैं, जिसके नए बैच स्टार्ट हो गए हैं द कॉन्सेप्चुअल IAS पे, जिसमें आपको जूम बेस्ड लाइव क्लास मिलती है। ठीक है, और ये क्लासेस जो है 14 जुलाई से स्टार्ट है। एंड कंप्लीट आपको जिसमें सिलेबस कवरेज करवाया जाएगा, सोशियोलॉजी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज होगी, यूनिट वाइज रिकॉर्डिंग होगी, सेशन होंगे और ग्रुप डिस्कशन होता है सोशियोलॉजी टॉपिक पर। एंड लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है। जो भी फ्यूचर बैचेस हैं 1-to-1 सपोर्ट होता है। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको डेली जो लाइव क्लासेस होंगी, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे PYQ के पैटर्न पे, सो दैट आपके सिलेबस की कवरेज अच्छी हो। तो इंग्लिश मीडियम में सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए आप जो है गुरुराज सर से बात कर सकते हैं 8899707570 पे, जिसकी फी जो है आपकी मिनिमल फी रखी गई है। 1 टाइम पेमेंट जो है आपका वो 20,000 है। एंड इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जो है वो आपकी 25,000 है। और इस सिलेबस जो है आपका 4 मंथ में कवर हो जाएगा। देखो, इसमें PDF प्रोवाइड किया जाता है, बट
पीडीएफ जो है वो पूरे क्लासेस खत्म होने के बाद प्रोवाइड किया जाएगा। डेली आपके जो है नोट्स बनवाए जाते हैं जूम पे, तो आप जरूर डेमो लेके क्लासेस ज्वाइन करें, विच विल हेल्प यू। चूंकि आपको पता है कि सोशियोलॉजी बहुत स्कोरिंग है। विशाल शाह के 2018 में 329 नंबर आए थे, और सोशियोलॉजी आपको हेल्प करता है जीएस 1 में, जीएस 3 में, जीएस 1 में, जीएस 2 में, सोशल जस्टिस में, एंड पर्सनली मुझे तो हेल्प किया था एसए में। एंड सोशियोलॉजी ज्वाइन कीजिए। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है आपका पॉलिटी आईआर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस से रिलेटेड। तो देखते हैं इंडिया मालदीव रिलेशन के बारे में। ठीक है, सो इंडिया मालदीव रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। बायलैटरल रीसेट 2025, जो भी संबंध खराब हो रहे थे अब जो है वो रीसेट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया है मालदीव को। इनकी 2 डे विजिट, स्टेट विजिट थी, जो कोइंसाइड कर रही है विद आइलैंड नेशन की 60th इंडिपेंडेंस डे। एंड जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो वहां एज ए चीफ गेस्ट थे। द विजिट मार्क्ड अ पॉजिटिव शिफ्ट इन रिलेशन दैट हैज सोर्स्ड आफ्टर प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्सिद 2023 कैंपेन विद द स्लोगन इंडिया आउट। ठीक है, अभी इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था, है ना। हाईलाइट इसकी विजिट क्या है, तो मोदी जी ने अटेंड किया है 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन माले रिपब्लिक स्क्वायर, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड हुआ है ऑन जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड डिफेंस कोऑपरेशन पे। स्टेटमेंट एंड सिंबोलिज्म, नरेंद्र मोदी ने कहा है टाइज आर स्ट्रॉन्ग एंड टाइम टेस्टेड विथ बाई पार्टीजन सपोर्ट इन द मालदीव। प्रेसिडेंट मुर्जिब ने एक्नॉलेज किया है इंडिया को एज अ क्लोजेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर एंड एम्फेसाइज किया है मालदीव को नीड है एक्सटर्नल टेक्निकल सपोर्ट की, जो बैलेंस करे सॉवरेंटी एंड कोऑपरेशन को। अपोजिशन लीडर ने भी वेलकम किया है एंड अफर्म्ड किया है पीपल्स एंड्यूरिंग अप्रिसिएशन फॉर इंडिया। सिग्निफिकेंस क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक वार्मथ आफ्टर अ पीरियड ऑफ मिसट्रस्ट, इंडिया का स्ट्रेटेजिक पेशेंस एंड रीअफर्मेशन ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। एंड सागर, सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन डॉक्ट्रिन। अब देखो इसमें आपको पता क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड ऑफ इंडिया मालदीव रिलेशन, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हुआ था 1965 में, आफ्टर मालदीव ने साइन किया था इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इंडिया जो है एमंग द फर्स्ट नेशन था टू रिकॉग्नाइज मालदीव एंड एस्टेब्लिश एन एम्बेसी देयर। कल्चरल, रिलीजियस एंड एथनिक टाइज तो है ही। माइलस्टोन 1988 में चला था ऑपरेशन कैक्टस, जो इंडिया का मिलिट्री इन्वेंशन था टू फॉइल अ कूप अटेम्प्ट अगेंस्ट प्रेसिडेंट माउमून अब्दुल गायूम। एंड 2004 सुनामी एंड 2014 वाटर क्राइसिस, इंडिया ने प्रोवाइड किया था इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस। 2014 में ड्यूरिंग अ ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस इन माली, इंडिया एयर लिफ्टेड वाटर विया ऑपरेशन नीर। इंडिया की फर्स्ट पॉलिसी 2018 से 2023 अंडर प्रेसिडेंट इब्राहिम सोलिह, मालदीव ने अडॉप्ट किया एक प्रो इंडिया इंस्टेंस, जो स्ट्रेंथ करता है कोऑपरेशन इन डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर इंडिया आउट कैंपेन चला 21 से 23 में, जो वहां के अपोजिशन के द्वारा चलाया गया था, पर्टिकुलरली मोहम्मद मुर्जी द्वारा, एलिजिंग excessive India military presence, and this campaign led to strain in the ties and public skepticism. नाउ 2023 से 25 में अब चल रहा है रीसेट फेज, जिसमें प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्जी ने इनिशियली जो क्रिटिकल थे इंडिया के, उन्होंने अपना इंस्टेंस क्या है थोड़ा सा सॉफ्ट किया है, पिघलाया है उसको। इन 2025 में पीएम मोदी विजिटेड, अब चूंकि इन्होंने वहां की यात्रा की है तो उससे क्या है हाई लेवल इंगेजमेंट होगा और नए मेमोरेंडम एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, जो देखो चूंकि मालदीव जो है वो लोकेटेड है इन द हार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, एंड ये आवश्यक है, वाइटल है फॉर इंडिया की मैरी टाइम सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी रूट के लिए, सागर डॉक्ट्रिन के लिए, और काउंटर करता है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। एरिया ऑफ कोऑपरेशन किसमें किसमें है कोऑपरेशन, तो एक्सरसाइज एक था जो
इंडिया और मालदीव के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो ग्रेट मालिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। कैपेसिटी बिल्डिंग, स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग फॉर सिविल सर्वेंट्स एंड मेडिकल टूरिज्म में। GS2 मीन्स 2023 में ऑलरेडी आपका, चूंकि मालदीव लगातार न्यूज में था तो आपका मालदीव पे क्वेश्चन आ चुका है। चूंकि IR में आपको पता होगा जो भी चीजें करंट में चलती रहती हैं, ठीक है, जैसे इस समय बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो तनाव चल रहे हैं तो पक्का इससे क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार अगर आप द हिंदू अच्छे से पढ़ते हैं तो आप मेंस के GS पेपर 2 को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज आप हमेशा देखना, कोई भी किसी भी प्रकार की मैगजीन हो, इवन किसी भी इंस्टीट्यूशन की मैगजीन आपको हेल्प कब करेगी, एक तो वो उतना हेल्प नहीं करेगी। अगर आपने न्यूज़पेपर की कवरेज अच्छी की है ना तो आप बाकी लोगों से बहुत आगे रहते हैं। इसलिए कोई भी न्यूज़पेपर, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ते हैं। तो अगर आप दोनों पढ़ोगे तो आपकी कमेंट, अगर आप डेली पढ़ते हो ना तो क्या होता है कि आपकी करंट पे पकड़ तेज होती है। तो ये क्वेश्चन आप इंडिया और मालदीव पे लिखेंगे। एंड सेकंड आपका GS2 मीन्स 2022 में क्वेश्चन आया है, द लॉन्ग स्टैंडिंग कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द रोल ऑफ गवर्नर इन द स्टेट पॉलिटिक्स हैज वंस अगेन बिकम अ सेंटर ऑफ डिबेट क्रिटिकल एग्जाम में। पॉलिटी के जो भी, देखो GS1 में अगर आप देखो, GS1 में आपका क्या होता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोसाइटी। तो सोसाइटी भी लार्जली आपका जो है ना वो कवर होता है करंट से ही, ठीक है, करंट प्लस स्टैटिक से ही। GS2 में अगर आप देखो तो ये मोर देन 80% आपका क्या होता है, करंट होता है, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR। इसीलिए अगर आप इसके लिए द हिंदू अलोन करते हो अलॉन्ग विथ आपकी जो पॉलिटी की बुक है लक्ष्मीकांत, तो ये आपका हाईली सफिशियंट होगा। GS3 में आप हमारा जो है इकोनॉमी का मॉड्यूल फॉलो कर लो, कंप्लीट इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। अभी जिन लोगों को भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो रही है, प्रीलिम्स अलोंग विथ मेंस की कंप्लीट आपकी क्लासेस चल रही हैं, लाइव जूम क्लासेस चल रही हैं हिंदी मीडियम के लिए। और इंग्लिश मीडियम की क्लासेस जो हैं वो आपकी अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप यहाँ से जो है GS3 कंप्लीट स्टैटिक इकोनॉमी पोर्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आया हुआ है क्वेश्चन GS2 में 2015 में आया है प्रोजेक्ट मौसम के बारे में। प्रोजेक्ट मौसम इज कंसीडर्ड अ यूनिक फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ इंडिया टू इंप्रूव रिलेशनशिप विथ इट्स नेबर। डज द प्रोजेक्ट हैव अ स्ट्रेटेजिक डायमेंशन? नाउ मींस 500 के मींस प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला है, इंडिया रिसेंट आउटरीच टू द मालदीव सिग्निफाइज अ डिप्लोमेटिक रीसेट बिल्ट ऑन स्ट्रेटेजिक पेशेंस एंड रीजनल pragmatism. Examine the evolving trajectory of India-Maldives relation and their strategic significance for India. तो इसमें आपको क्या कवर करना है, पहले आप इंट्रोडक्शन करो। तो इंट्रोडक्शन में जो है आप पहले टेंशन से दिखाओ कि मालदीव में जो इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था, फिर चेंज बताओ मालदीवियन लीडरशिप में। देन मोदी जी का 2025 विजिट लिखो, जिसमें रीसेट ऑफ टाइज के बारे में लिखो, माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में लिखो, म्यूचुअल रीअफर्मेशन लिखो, एंड मालदीव की जो है वो एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस लिखो। मैरीटाइम सिक्योरिटी, जैसे हमने देखा कि सागर प्रोजेक्ट में क्या उसकी है, चूंकि ये इंडियन ओशियन रीजन में है तो क्या यूटिलिटी है। एंड चैलेंज लिखो, चाइना का प्रेजेंस जो है BRI एंड सॉवरेंटी कंसर्न लिखो इन मालदीव में। देन कंक्लूजन। सो आप जो है हमारे टॉपिक वाइज मींस 500 टेस्ट सीरीज से जुड़िए, जिसमें आपको वन टाइम पेमेंट केवल जो है आपका 12,000 में है एंड इंस्टॉलमेंट में 15,000 में है, जहां पे आपकी 500 टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग कराई जाएगी एंड कंप्लीट साइनॉप्सिस इवैल्यूएशन डिस्कशन होगा। आप इस नंबर पे संपर्क करके कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट, किसी भी प्रकार का सजेशन, अगर कोई भी किसी भी एग्जाम, स्पेशली मैं UPSC के एग्जाम जैसे CDS, NDA, CAPF, UPSC के बारे में एंड इवन EPFO में हम जो है GS वाला पोर्शन वो आराम से कर सकते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार के पेपर में डाउट हो या किसी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट में पूछिए। एंड थैंक यू वेरी मच।